विराज अपनी भाभी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उस बेइंतहा मोहब्बत में कांटा बनते 1.5 साल के बच्चे को उसने पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम इसका किया बच्चे का, तो खुद डॉक्टर भी डरे सहमे और उनके खुद के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टरों ने जो पोस्टमार्टम किया उनके मुताबिक पहली ही वार में जब उसे पटका गया बच्चे को, तो बच्चे की खोपड़ी खुल चुकी थी। दूसरी बार जब किया गया तो बच्चे की जितनी भी छाती वाला जो हिस्सा था, हर एक हिस्सा चकनाचूर हो चुका था। इसके अलावा शरीर पर कोई भी और चोट के निशान नहीं थे, लेकिन शरीर के अंदरूनी अंग मतलब इंटरनल ऑर्गन्स बच्चे के जितने भी थे वो सारे के सारे अंदर से फट चुके थे। बजाय इसके जो चौथी फाइंडिंग आई है पोस्टमार्टम, उसमें यह कहा गया है कि जो छोटा बच्चा था 1.5 साल का, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और कुछ पसलियां टूटी थी हाथ की। इसके अलावा पेट से नीचे वाला जो भी हिस्सा था वो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब पहली ही वार में वो जो बच्चा था उसकी मौत हो चुकी थी। और इस विराज ने 34 सेकंड या कहें 24 से 34 सेकंड के अंदर 8 बार उस बच्चे को उठा उठा कर पटका और पटकने के बाद मोहल्ले से चुपचाप उसे गोद में उठाकर चली भी जाता। ये जो आप सीसीटीवी देख रहे हैं, ये सीसीटीवी बहुत ही अहम सबूत है, जिस सबूत को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें बच्चे की बड़ी ही क्रूरता के साथ हत्या करने की जो फॉरेंसिक एविडेंस भी मिले हैं, इसे पुलिस बकायदा कोर्ट में पेश करेगी ताकि विराज को आजीवन कारावास की सजा मिल सके। खुद मां की जुबानी सुनिए कि किस तरीके से उसके बच्चे की दुर्दशा की गई थी। मेरा बच्चा 1.5 साल का है। मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। की हालत में छोड़ा था। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हो, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया, मैंने कहा अपना ही तो बहुत ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दिया, क्या किया ऐसा? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे खुद नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की? हाँ। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं, हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। तो ये महिला रति थी। रति वही माँ है जो उस 1.5 साल के बच्चे की माँ थी और उसने अपनी आंखों के सामने सड़क पर अपने बेटे की 1.5 साल के बच्चे आरव की लाश देखी। आसपास खून ही खून बह रहा था और उसके बच्चे का सिर आप यूँ समझिए लटक गया था, बाहर की ओर निकलने को हो गया था। ये जो शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज आपने देखा है जिसमें आपको दीपक ने दिखाया कि एक जो शख्स है वो किस तरह से उस बच्चे को गोद में उठाकर ले जा रहा है और फिर उसके बाद इस बच्चे की हत्या करता है। लेकिन अब ज़रा एक तस्वीर और देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आपको यूपी पुलिस के जो सिपाही हैं वो नज़र आ रहे होंगे। यूपी पुलिस की वर्दी में तैनात ये जो सिपाही हैं, इनके बीचों बीच एक शख्स और खड़ा है जिससे चला नहीं जा रहा है, जिसके पैर में गोली लगी है और उसकी हालत बेहद ख़राब है। ज़रा गौर करिए, देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर लंगड़ा कर यूपी पुलिस के कंधे पर अपना हाथ रखकर किसी तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो आप शख्स देख रहे हैं ये वही शख्स है जिसने उस 1.5 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारा। एक तस्वीर देखिए जहाँ पर, वो हम तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, माफ़ करिएगा, जहाँ पर ये अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा है और उस छोटे से बच्चे से बदला ले रहा है। उस छोटे से बच्चे
बच्चे को महज 34 सेकंड के अंदर 8 बार जमीन पर पटकता है। जैसे आप सोचिए एक पेन होता है, उसको एक बार दो बार, इस तरीके से 8 बार उस छोटे से आरव को जमीन पर पटकता है, अपने अंदर की नफरत को निकालता है। लेकिन जब तस्वीर बदलती है और समय रात का आता है, तब देखे किस तरीके से ये लंगड़ा कर चलता है और रहम की भीख मांग रहा था। यूं तो इसके तेवर काफी तीखे थे, लोगों को धमका रहा था, लेकिन जैसे पूरी कहानी बदलती है, यूपी पुलिस एक्शन मोड पे आती है, तो ये स्ट्रेचर पर लेट जाता है और वहाँ पर तरह तरह की बातें करता है, कुछ भी उल जुलूल बकता है और पुलिस को साफ तौर पे कहता है। जब पुलिस उससे सवाल करती है, आप देखिए, पुलिस ने पूछा कि ऐसे किसी जानवर को भी कोई नहीं मारता, तुमने उस बच्चे को क्यों मारा? तो वो ये जो लड़का है जिसने कत्ल किया है, वो बोलता है कि मेरे से मत पूछो, रति से पूछ लो। एक बार सुनिए किस तरह से स्ट्रेचर पर लेटकर वो पुलिस वालों को आंखें दिखा रहा है। पैर में गोली लगी है, लेकिन किस तरह से उसे अभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं है। मेरी सर उस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। है? ये सवाल लड़की से करना। वे आप तूने मारा लड़का तो ऐसे जानवरों को भी नहीं कोई मारता। वो लड़की मैरिड थी, मैंने कहा तुम पहले अपने डिवोर्स ले लो और बाबू जो है तुम्हारा बेटा, वो तुम्हारा पहला पति मांग रहा है उसके लिए। मैंने कहा देखो मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी ऐसे, पुलिस विराज सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। मैंने कहा तो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने उस लड़की से पीछे छुड़वाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि विराज मेरा कोई ना तुम्हारे सिवा, मेरे पास सब है, मैसेज डिटेल सारा कुछ है, सारा कुछ है। मैंने उसको बहुत बोला, मैंने देखो मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छी फैमिली से लड़का हूँ, ब्राह्मण, विराज सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सर उसने मुझे फंसा रखा था। लेकिन सर भाई है कि हमेशा लड़का ही फंसता है, लड़की निकल जाती है भाई, लड़की जितनी। तो बच्चे को क्यों मारा? सर मैंने अपराध किया है, मैंने उसका भूल लिया सर, और उसकी सजा सर ये है। और अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मेरी दुकान है किराने की, होलसेल की। तो सुना आपने, ये विराज है, दुकान चलाता है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका जो दिमाग है वो पागल हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रति है, जो बच्चे की माँ है, उनकी जो बुआ सास है उनका बेटा है। तो अगर रिश्ता जोड़ा जाए तो ये रति का देवर लगता है, और एक देवर ने अपने भाभी के प्यार में चल के अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जो रति है, जिस तरह से उसने शुरुआत में अपनी कहानी बताया कि उसके जो हस्बैंड से जब उसकी 2024 में शादी हुई थी 18 फरवरी को, उसके बाद से लाइफ उसकी ख़राब हो गई थी। जैसे उसकी शादी होकर वो अपने घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, और वहाँ पर चीज़ें बिगड़ती जाती हैं, पति सास ससुर मारपीट करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगता है बच्चा होने वाला है, तब भी कई बार उसके साथ मारपीट की जाती है। चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि रति अपने मायके आ जाती है, और इसके बाद जब आरव का जन्म होता है तो उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ में जीने की एक वजह है। और इसी सिलसिले में जब वो अपने मायके आ जाती है, ससुराल जाती है, इन सब चीज़ों में विराज की नज़र जो थी वो अपनी भाभी यानी कि रति पर पड़ती है। और इसके बाद से वो रति को कई बार प्रपोज करता है, कई बार कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा पति वैसे भी तुम्हारी देखरेख नहीं करता, मुझसे शादी कर लो, मैं बच्चे को भी अपना लूँगा। और इसीलिए बार बार जो रति थी वो मना करती थी। वो कहती थी कि देखो मेरा पति मुझे अपनाए ना अपनाए, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, मुझे उसे पालना है, मैं पाल लूँगी। अब यहाँ पर आपने सुना होगा कि जो आपने स्ट्रेचर पर वो लेटा और जो पुलिस को पूरी चीज़ बता रहा है, उसमें कहीं उसने ब्लैकमेलिंग की भी बात की। उसने कहा कि वो लड़की ब्लैकमेल कर रही थी, तो एक तरह से वो बच्चे की माँ पर भी आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन जब पूरी तहकीकात की, पूरी पड़ताल की गई, तो पता लगा कि जो रति है और उनके जो पति हैं उनके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि रति जो है वो अपने पति से तलाक ले सकती है, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो बच्चे की मांग रख रहे थे। वो कह रहे थे कि बच्चे को हम पालेंगे। तो ऐसे में जो विराज है उसको लगा कि ये जो छोटा सा बच्चा है, हो सकता है इसकी वजह से दोनों माँ बाप के बीच में फिर से प्यार पैदा हो जाए। ये जो बच्चा है ये एक ऐसी वजह बन जाए जिससे रति और उसका पति एक हो जाए और फिर से एक साथ रहने लग जाए अपने बच्चे की खुशी के लिए। और इसी विराज को लगता है कि ये जो बच्चा है ये उसके प्यार में रोड़ा बन रहा है, यानी कि जो छोटा सा 1.5 साल का आरव है वो उसके प्यार में रोड़ा बन रहा है और उसे मौत के घाट उतारना होगा। और इसीलिए वो प्लानिंग करता है बाकायदा। वो बदायूं से जब चला था यहाँ आने के लिए फिरोजाबाद, तो पूरी प्लानिंग करता है और सोचता है कि बंदूक लेकर जाएगा और बच्चे को सीधे गोलियों से भून देगा। और इसी सिलसिले में जब वो वहाँ पहुँचता है, देखता है दिन का उजाला है, बच्चे की माँ जो है वो घर के अंदर मौजूद है। अब
बच्चे की माँ से, क्योंकि इसकी पहले से बातचीत थी, इस तरह का किसी को शक भी नहीं था, तो घर के अंदर जाता है। सबसे पहले मुआयना करता है कि छोटा बच्चा आरव है कहाँ। देखता है आरव ऐसे ही आंगन में बैठा हुआ है। इसके बाद घर के बाहर आता है और किसी से करीब आधे घंटे कॉल पर बात करता है। और जैसे ही अंदर रति अपने बच्चे को सोने के लिए आवाज़ लगाती है कि चलो आरव तुम्हें सुला देती हूँ, इसको समझ में आता है कि अभी अगर आरव सो गया तो मैं उसे मौत के घाट नहीं उतार पाऊंगा, और इसलिए बच्चे को लेने के लिए अंदर चला जाता है। उसकी माँ से कहता है कि लाओ मेरे को आरव के साथ थोड़ी देर खेलना है, मैं उसे टॉफ़ी दिलाकर लाता हूँ। और इसके बाद जो तस्वीर आपने देखी सीसीटीवी फुटेज की कि कैसे वो अपने कंधे पर बच्चे को उठाकर ले जा रहा है, ये बच्चे को कंधे पर उठाकर जैसे ही बाहर निकलता है, इसे समझ में आता है कि इलाका भले सुनसान है, दोपहर का वक्त है, रोड सुनसान हो गई, लेकिन जब मैं गोली मारूंगा तो कोई ना कोई तो देख सकता है। और इसीलिए तुरंत ये प्लान चेंज करता है और उस बच्चे को 8 बार ज़मीन पर पटकना शुरू कर देता है। ज़मीन पर पटकने के बाद जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बिलखता है, तो कुछ लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन उससे पहले जो आरव है वो फ़ौरन उस बच्चे की, जो एक तरह से मर गया था बच्चा, उसकी सांसें बची नहीं थी, उसको उसके घर की चौखट पर छोड़कर चिल्लाकर भागता है कि रति तुम्हारे बेटे को चोट लग गई, और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, किस तरह से परिवार को धमकी देता है, किस तरह से रौब दिखाता है और कैसे पूरी इसकी कहानी निकलकर सामने आती है, आप वो भी जानिए। देखिए, ये जो विराज था, इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही फितूर था कि ये जो 1.5 साल का बच्चा, जो एक तरीके से उसे ये लग रहा था कि उसके प्यार में एक कांटा बन रहा है और इस कांटे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाला जाए, और इसलिए घर से कुछ दूर ले जाकर जब इसे लगा कि मोहल्ले के लोग 4:30 बजे के आसपास दिन में सो रहे होंगे, और इसीलिए इसने फैसला किया कि भरी दोपहर में मोहल्ले के अंदर, क्योंकि आप जब फुटेज देखेंगे तो आपको आगे की और जो मेन रोड नजर आएगा जहां पर गाड़ियों की आवाजाही है, और इसलिए बीच गली के अंदर ही जानबूझकर उस बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक कर मौत के घाट उतार देता है। पता ये भी लगा है कि बच्चे को मारने के बाद ये भटक रहा था, लेकिन कोई पानी देने को इसको तैयार नहीं था, और मकसद तो इसका ये था कि गोलियों से इस 1.5 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाए। बहरहाल जब ये बच्चे को वापस करता है और एक तरीके से छोड़कर भाग जाता है, तो फोन करके कहता है कि सुनो, ये जो बच्चा जो मरा है ये एक्सीडेंट में मरा है। जब वहां से रिश्तेदार पूछते हैं कि सच सच बताओ, एक्सीडेंट में मरा है या तुमने मारा है, वो बातों को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे घर पर 20 से 21 लाख रुपए हैं, मैं जिसे चाहूं जैसे चाहूं उसे खरीद सकता हूं। जब उसे लगा कि रिश्तेदार पैसों की बातों में भी नहीं आ रहे हैं, तो ये कहता है कि मेरी पहुंच तो इलाके के बड़े बड़े मंत्रियों और यहां तक कि विधायक और सांसदों से भी है, तो मैं तो तुम्हारी ही पोल पट्टी बंद कर दूंगा, और इसलिए इस पूरे केस को रफा दफा करो और 20-21 लाख रुपए लो और ये भूल जाओ कि तुम्हारे बच्चे की मौत कैसे हुई है। वही 1.5 साल का बच्चा जिसे इसने बड़ी बेरहमी से बीच चौराहे के अंदर सबकी आंखों के सामने पटक पटक कर मौत के घाट उतारा, और पूरी दुनिया को यह बताना चाहा कि मैं अपनी भाभी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, और ये मैं सब कुछ अपनी भाभी के लिए कर रहा हूं ताकि भाभी मेरी बीवी बन सके। ये इसकी सोच थी, और इस सोच के लिए वो पैसों को पानी की तरह बहाना भी चाहता था। जब रिश्तेदारों को लगा कि इसके दिमाग की जो नटबोल्ट हैं वो एक तरीके से कसने की जरूरत है, जब यूपी पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई, यूपी पुलिस भी भागी भागी पहुंची, तो ये यूपी पुलिस पर फायरिंग करने लगता है, उनके सामने से भागने की कोशिश करता है। फिर वही हुआ जो हर बार खाकी वर्दी वाले करते हैं। दरअसल इसके पैरों पर गोली मारी जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन घूम फिर कर फिर वही एक सवाल आता है हमारे मन में कि यूपी के अंदर इतनी आसानी से किस तरीके से अपराधियों और आम लोगों के बीच में कट्टा ले लीजिए, पिस्टल ले लीजिए, इतनी आसानी से पहुंच जा रहा है, और फिर यूपी पुलिस पर वो फायरिंग भी कर दे रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं उन्होंने फायरिंग की प्रैक्टिस भी की होगी, आदतन अपराधी भी होंगे, तो ये सारी चीजें, असला बारूद कहां से मिल जा रहा है, इसके बारे में भी यूपी पुलिस को जीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा। जिस तरीके से फिरोजाबाद का एक मामला आया जहां पर जो अपराधी ने यूपी पुलिस पर फायरिंग की, कुछ उसी तरीके से गाजियाबाद वाला जो केस है उसमें भी जो सूर्य की जो मौत हुई है उसमें यूपी पुलिस ने कहा कि हमने असद का एनकाउंटर कर दिया, और असद ने भी पुलिस पर फायरिंग की है देसी कट्टे से। अब क्योंकि जहां कहीं भी जब पुलिस एनकाउंटर कर रही है तो हम चाहते हैं कि यूपी पुलिस के जवान सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षित रहने से पहले यूपी पुलिस को इस नेक्सस को
तोड़ने की जरूरत है कि आखिर ये देसी कट्टा पिस्टल इतनी आसानी से अपराधियों तक कैसे पहुंच जा रहा है और अपराधी फायरिंग भी कर ले रहे हैं। तो ये अगर नेक्सस टूट जाएगा तो ऑलमोस्ट यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक कम हो जाएगा। एक कहानी का पहलू तो ये रहा, शायद कहानी का दूसरा पहलू भी आप समझ चुके होंगे। एनकाउंटर के पहले हर बार अपराधी गोली ही क्यों चला देते हैं पुलिस वालों पर और कैसे पहुंच जाता है, इसकी जो कहानी है बड़ी गड़बड़ है। तो हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज बात इसलिए जरूरी थी क्योंकि 1.5 साल के बच्चे को मारने के पीछे जो मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं अपनी भाभी को अपनी बीवी किस तरीके से बनाऊं, क्योंकि ये जो 1.5 साल का बच्चा है ये दोबारा से एक तरीके से उनके बीच में प्यार पनप सकता है और उस प्यार को पनपने नहीं देना है। विराज को बार बार दिक्कत ये थी कि 1.5 साल के बच्चे के लिए जो भाभी है उसे मना कर रही है, उसकी प्रपोजल को मना किया जा रहा है, बावजूद इसके जब उनकी जो शादीशुदा जो लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है, जो ससुराल वाले हैं उसे तंग कर रहे हैं, दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो टस से मस नहीं हो रही और कह रही कि अपने बच्चे के साथ ही रहेगी। और इसीलिए विराज को लगा कि अगर मैं बच्चे को ही हटा दूं तो भाभी के पास कोई मकसद नहीं बचेगा अपने ससुराल वाले और अपने पति से जुड़ने के लिए, और इसीलिए उसने ये फैसला लिया और बड़े प्लानिंग के साथ आया था। गोली मार दी जाएगी लेकिन गोली से आवाज आ जाएगी, और इसलिए सुनसान और दोपहर के वक्त में जब मोहल्ले के लोग सो जाते हैं तो उसने सरेआम सरेराह एक 1.5 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल के लिए प्यार मिला नहीं मिला, लेकिन सलाखों के अंदर चक्की पीसते हुए नजर जरूर आ जाएंगे। मां का रो रो के बुरा हाल है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी दुनिया किस कदर पलट गई, क्योंकि टॉफी खिलाने के बहाने विराज बच्चे को लेकर गया था। जानने वाला था, कोई बाहर का शख्स भी नहीं था जो किडनैप करके लेके जा रहा था, एक ऐसा शख्स जिसे वो जानती थी, समझती थी, और टॉफी खिलाने के बहाने उसे ले जाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिलहाल हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इस टाइप की जो क्राइम स्टोरीज आती हैं जो आपको लगेगी छोटी सी हैं लेकिन इतनी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली होती हैं कि आपको अचंभित होगा कि समाज में कुछ इस तरीके के लोग भी रहते हैं जो छोटे बड़े में फर्क करना तो भूल ही जाते हैं, लेकिन मारने से पहले भी एक इंसान के अंदर अपनी एक इंसानियत भी होती है, उसे वो भूल कर किसी को भी मौत के घाट उतारने से पहले झिझकते तक नहीं है।